दोस्तों मेरा उद्देश्य किसी को पढ़ाना नहीं है। हाँ, भले ही आप इसे देखकर रिवीजन कर सकते हो और ट्रिक से सभी कुछ याद कर सकते हो और लॉजिक के साथ समझना हो और ट्रिक एक साथ चाहिए, लॉजिक और ट्रिक एक साथ चाहिए तो सब एक साथ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों आज ये जो है कोशिका विज्ञान का पार्ट 2 होने वाला है और इसका पार्ट 2 में पार्ट 1 पढ़ा चुका हूँ, तो उसको देखने के बाद ही इसमें आइएगा। वैसे मैं बता दूं कि उसमें हम लोग पढ़े थे कि जो है केंद्रक के अंदर गोलर रचनाएं होती है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं, और क्रोमैटिन के अलावा एक और सघन गोलर रचनाएं होती है जिसे केंद्रिका कहते हैं, और उसी केंद्रिका में राइबोसोम के लिए आरएनए संश्लेषण होता है। उसी उसी केंद्रिका में राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। चलिए आगे देखते हैं। डीएनए एवं आरएनए की संरचना, मतलब कि डीएनए और आरएनए की रचना जो है किस प्रकार होती है, तो उसको हम लोग समझेंगे। देखिए डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है। डीएनए की जो अधिकांश मात्रा होती है ना, वो केंद्रक में ही होती है। यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी मिलती है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी और हरित लवक में भी डीएनए पाया जाता है। डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। डीएनए जो है ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, डीएनए न्यूक्लियोटाइड, यानी कि डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है यहाँ पर दिया गया है। न्यूक्लियोटाइड जो है न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट होता है, ठीक है। और न्यूक्लियोसाइड में दो होता है, शुगर और बेस। बेसिकली हम लोग इसमें शुगर बेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए बेस यानी कि क्षार होता है, ठीक है। डीएनए में उपस्थित डीएनए में क्षार 4 प्रकार के होते हैं और हम इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं। एगो था साइको, ठीक है, याद कीजिएगा। एगो था साइको जिसने ऐंठा साग, जिसने क्या किया, ऐंठा साग को ऐंठ दिया, ठीक है। इसको आप देखिए, इसका मीनिंग समझते हैं। देखिए डीएनए में उपस्थित क्षार 4 प्रकार के होते हैं। एगो था साइको, ए से हो जाएगा एडिनिन, गो से हो जाएगा गुआनिन, था से हो जाएगा थाइमिन, साइको से हो जाएगा साइटोसिन, ठीक है। तो 4 क्षार जो है आपको याद हो गया होगा। उसके बाद जो है डीएनए में अनुसंख्या के आधार पर एडिनिन सदैव थाइमिन से जुड़ा रहता है। तो क्या हम बोले हैं, ऐंठा, क्या किया, ऐंठा, ऐसे हो जाएगा एडानिन, था ऐंठा, थाइमिन यानी कि ऐंठा, ऐंठ दिया, साग को ऐंठ दिया, तो ग से हो जाएगा गुआनिन। साइटोसिन जो है ना हमेशा गुआनिन से जुड़ा रहता है और एडोनिन जो है थाइमिन से जुड़ा रहता है, यानी कि ऐंठा साग। एगो था साइको जिसने ऐंठा साग, एगो था साइको जिसने ऐंठा साग, याद हो गया होगा। एडिनिन व थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन आबंध होता है, ठीक है। एडिनिन और थाइमिन के बीच जो है ना 2 हाइड्रोजन आबंध होता है। एडिनिन यानी कि ऐंठा के बीच में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन आबंध होता है, और साइटोसिन और गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन आबंध होता है, ठीक है। तो साग के बीच में क्या होता है, 3 हाइड्रोजन आबंध होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ए और टी के बीच में 2 होता है, 2 हाइड्रोजन आबंध, और जी और सी के बीच में जो है 3 हाइड्रोजन आबंध होता है। उसके बाद देखिए 1953 ईस्वी में जेडी वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल प्रतिपादित किया। इस काम के लिए उन्हें सन 1962 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। तो इसको हम लोग याद करेंगे। डी, देखिए यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी डी है, यानी कि डीएनए के द्विकुंडलित संरचना मॉडल के प्रतिपादन किसने किया था, जिसमें डी आ जाएगा ना, जेडी वाटसन, ठीक है, याद रहेगा। जेडी वाटसन 1953 ईस्वी में किया था और इसके लिए उन्हें 1962 ईस्वी में, ठीक है, नोबेल पुरस्कार भी मिला था। चलिए आगे है डीएनए का कार्य। यह सभी आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है, यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण चरित्र जो है, लक्षण जो है पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती है, उसी को हम आनुवांशिक क्रियाएं का संचालन कहते हैं। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित करने का कार्य करता है, यानी कि ट्रांसफ़र करने का कार्य करता है। और डीएनए का इकाई, जैसे कि हमारे शरीर के इकाई होता है कोशिका, उसी प्रकार से डीएनए का इकाई होता है जीन।
यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है, यानी कि प्रोटीन का निर्माण जो है ना, प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है कि कितना प्रोटीन बनाया जाएगा और कितना नहीं बनाया जाएगा, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। उसके बाद नोट है प्रयोगशाला जो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने किया था। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में द आ गया, ठीक है, द से डीएनए याद रखना है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। उसके बाद आरएनए का निर्माण, डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है, ठीक है। डीएनए से ही जो है कि आरएनए का संश्लेषण, मतलब आरएनए जो बनता है कहाँ से बनता है? तो डीएनए से ही बनता है, ठीक है। इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए का न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाता है, मतलब कि आरएनए का एक न्यूक्लियोटाइड आकर के जुड़ जाता है डीएनए की श्रृंखला पर, और उस न्यूक्लियोटाइड का नाम है यूरेसिल, जो है ना थायमिन के स्थान पर जुड़ जाता है। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए आरएनए शर्करा का निर्माण करता है। अस्थायी जो है ना डीएनए, वह आरएनए शर्करा का निर्माण करता है। इसमें नाइट्रोजन बेस थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है, यानी कि थायमिन के जगह पर यूरेसिल आ जाता है, ठीक है, और बन जाता है आरएनए संकर, ठीक है। कुछ समय बाद आरएनए भी समजात श्रृंखला अलग हो जाती है। कुछ समय बाद आरएनए की समजात श्रृंखला अलग हो जाती है, यानी कि आरएनए जो है ना अलग हो जाता है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। देखिए आरएनए जो है ना वो भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आरआरएनए, एक होता है टीआरएनए, एक होता है एमआरएनए। तो देखिए इसको कहते, ये राइबोसोम पर लगे रहते हैं। देखिए जो है ना आरआरएनए, ये राइबोसोम पर लगे रहते हैं। आर से राइबोसोम आप याद रखिएगा। आरआरएनए जो है ना राइबोसोम पर लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। देखिए राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या था? ये इसको प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जा रहा था, यानी कि प्रोटीन का निर्माण करता है और उसमें सहायता कौन करता है? तो आरएनए भी राइबोसोम को प्रोटीन बनाने में सहायता करता है। उसके बाद है टीआरएनए, यह प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल को राइबोसोम पर लाते हैं। देखिए राइबोसोम पर ये बहुत मदद करता है आरएनए, ठीक है, प्रोटीन बनाने में। एमिनो अम्ल से ही प्रोटीन बनता है और एमिनो अम्ल को राइबोसोम पर लाता कौन है? तो टीआरएनए ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफ़र करता है। टी से ट्रांसफ़र याद रखिएगा, यानी कि ट्रांसफ़र करता है किसको? एमिनो अम्ल को ट्रांसफ़र करता है, लाता है राइबोसोम पर, और जहाँ प्रोटीन बनता है किससे? एमिनो अम्ल से ही प्रोटीन बनता है। उसके बाद है प्रोटीन बनने में अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। एमआरएनए यह केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर एमिनो अम्ल को चुनने में मदद करता है। देखिए ये प्रोटीन को, एमिनो अम्ल को तो लाता है, लेकिन चुनता कौन है कि कौन एमिनो अम्ल है जो प्रोटीन बनाएगा? तो चुनता है एमआरएनए, ठीक है, मैसेंजर यानी कि चुनने वाला, ठीक है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि डीएनए एवं आरएनए में अंतर क्या होता है। तो देखिए एक तरफ है डीएनए, एक तरफ है आरएनए। देखिए इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। डीएनए में जो है डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, इसमें राइबोज शर्करा होती है। इसमें डीऑक्सीराइबोज होती है, इसमें सिर्फ राइबोज शर्करा होती है, ठीक है। इसमें ठीक है, इसमें बेस एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एवं साइटोसिन याद किए थे ना, एगो था साइको, ठीक है, याद रहेगा। इसमें बेस होता है एडेनिन, गुआनिन और थाइमिन और साइटोसिन होता है डीएनए में। और आरएनए में क्या होता है? इसमें बेस थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। यह आ गया ना, यह से यूरेसिल याद रहेगा, आ जाता है। थाइमिन के जगह पर क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। इसमें बाकी सब उसमें भी होता है, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन इसमें ऑलरेडी रहता है, ठीक है, और थाइमिन के जगह पर यूरेसिल आ जाता है। यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, यह जो है केंद्रक में पाया जाता है। और आरएनए जो है वो बाहर से भी अम्ल को चुनने में मदद करता है और अम्ल को लाता है राइबोसोम पर, यानी कि ये केंद्रक में भी होता है और कोशिका द्रव में भी होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पादप एवं जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है। इसमें कोशिका भित्ति होती है, यानी कि पेड़ पौधे के जो कोशिका होती है पादप कोशिका, उसमें कोशिका भित्ति होती है जो सेल्यूलोज का बना होता है। इसमें कोशिका भित्ति यानी कि हम लोगों के शरीर के कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं रहती है। इसमें लवक पाई जाती है, इसमें लवक नहीं पाया जाता है। लवक यानी कि हरित लवक, अवर्ण लवक, वर्ण लवक पढ़े थे ना, ठीक है।
तारकाय अनुपस्थित रहता है। इसमें तारकाय जो है अनुपस्थित रहता है, इसमें तारकाय उपस्थित रहता है। तारकाय अनुपस्थित रहता है पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में तारकाय उपस्थित रहता है। रिक्तिका बड़ी होती है। देखिए पादप कोशिका की रिक्तिका जो है बड़ी होती है, और जंतु कोशिका की रिक्तिका जो है रसधानियाँ जो है छोटी होती है। रिक्तिका को ही रसधानियाँ कहते हैं। इसका आकार लगभग आयताकार होता है। पादप कोशिका जो है ना आयताकार होता है, और जंतु कोशिका गोल होता है, ठीक है, यानी कि वृत्ताकार होता है। चलिए आगे है कोशिका विभाजन। तो हम लोग अब कोशिका विभाजन को समझेंगे और ट्रिक से भी याद करेंगे। देखिए कोशिका विभाजन यहाँ पर लिखा है। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में बिरचाव ने देखा था, ठीक है। तो इसको हम याद करेंगे। कौन भोजन में 5 रुपये का चाउमीन खाया, याद रखेंगे। कौन से हो जाएगा कोशिका, भोजन से हो जाएगा विभाजन, ठीक है। सर 5 रुपये का यानी कि 1855 में, ठीक है, चाउमीन खाया। चाउमीन से हो जाएगा बिरचाव, ठीक है। आशा करता हूँ ऐसे याद करने से आपको अधिक दिनों तक याद रहेगा। देखिए आगे है कोशिका के विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। देखिए कोशिका के विभाजन 3 प्रकार से होता है। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन जो है ये इसमें इतना ही पढ़ना है, ठीक है। असूत्री विभाजन, यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे कि जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा एवं प्रोटोजोआ में होता है, ठीक है। असूत्री विभाजन किस में होता है? जीवाणु में होता है, नीलहरित शैवाल में होता है, ईस्ट में होता है, अमीबा में होता है और प्रोटोजोआ में होता है। और जो है ना ये अविकसित कोशिका में होता है, यानी कि यह इसका विभाजन विकसित नहीं है, मतलब कि विकसित कोशिका में असूत्री विभाजन नहीं हो सकता, अविकसित कोशिका में असूत्री विभाजन होता है, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं आगे है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिका में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वाल्थे फ्लेमिंग ने 1879 ईस्वी में देखा। उन्होंने ही सन 1882 में इस प्रक्रिया को देखिए समसूत्री विभाजन प्रक्रिया को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा? तो वाल्थेर फ्लेमिंग ने 1869 ईस्वी में देखा था, ठीक है। उन्होंने ही 1882 ईस्वी में इस प्रक्रिया को माइटोसिस का नाम दिया, ठीक है। देखा समसूत्री विभाजन को और उसका नाम क्या दे दिया? माइटोसिस दे दिया। यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। यह जो विभाजन है कायिक कोशिका में होता है, ठीक है। तो इसको भी हम ट्रिक से याद करेंगे। देखिए देखिए 1.25 किलो ऊन। देखिए 1.25 किलो ऊन देखा, क्या देखा? 1.25 किलो ऊन देखा। 1.25 किलो से हो जाएगा फ्लेमिंग, ऊन से हो जाएगा 79 देखा, ठीक है। 1.25 किलो ऊन देखा। आशा करता हूँ ऐसे जोड़ने से आपको अधिक दिनों तक याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में बांटते हैं। इसको भी हम लोग ट्रिक से देखेंगे, ठीक है, और 5 चरणों का नाम याद रखेंगे। अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में बांटते हैं, यानी कि 5 चरणों में समसूत्री विभाजन संपन्न होता है। पहला चरण है अंतरावस्था, दूसरा है पूर्वावस्था, तीसरा है मध्यावस्था, चौथा है पश्चावस्था और 5वां है अंत्यावस्था। तो जो इसको हम याद रखेंगे अंत पूर्व जो है अंत पूर्व याद रखिएगा। अंत पूर्व, मध्य पश्चात, अंत होता है। देखिए अंत पूर्व, मध्य पश्चात। अंत के पहले, मध्य के पश्चात, अंत के पहले, मध्य के पश्चात अंत होता है, ठीक है। अंत के पहले मध्य होता है, ठीक है। अंत के पूर्व मध्य होता है, उसके पश्चात अंत होता है। देखिए इसको अंत के पूर्व, अंत के पहले मध्य होता है, मध्य के पश्चात अंत होता है। तो अंतरावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था होता है। इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका 2 संतति का निर्माण करता है। याद रखिएगा 2 संतति का निर्माण करता है डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल का निर्माण करता है। प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जनक की संख्या के बराबर होती है, यानी कि जो जनक में गुणसूत्र, जितने गुणसूत्र होते हैं वो इतने ही गुणसूत्र डॉटर सेल में भी होता है, 2 संतति में भी होता है। समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था सबसे छोटी होती है। समसूत्री विभाजन की जो पश्चावस्था है सबसे छोटी होती है और यह केवल 2-3 मिनट की ही होती है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों अगला है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जो है इसको फार्मर एवं मूरे ने, ठीक है, नाम दिया। फार्मर एवं मूरे ने कोशिका को अर्धसूत्री विभाजन का नाम दिया, ठीक है। तो इसको हम याद रखेंगे
मुर्गी फार्म क्या है, मुर्गी फार्म ने क्या नाम दिया, अर्धसूत्री विभाजन का नाम दिया मुर्गी फार्म। याद रखिएगा, ऐसे याद रहेगा। मुर्गी से हो जाएगा मुड़े और फार्म से हो जाएगा फार्मर। फार्मर और मुड़े ने कोशिकाओं को अर्धसूत्री विभाजन को नाम दिया। उसके बाद देखिए इसको भी हम ट्रिक से याद करेंगे। देखिए अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम बीजामैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन स्टारबर्गर ने 1888 ईस्वी में किया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बीजामैन का नाम सर्वप्रथम खोज किया था पिज्ज़ा। उसके बाद क्या खाइएगा, बर्गर। पहले पिज्ज़ा खाइए फिर बर्गर खाइए। ठीक है, तो हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम बीजामैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन मतलब कि गहराई से बताया था कौन, स्टारबर्गर ने 1888 ईस्वी में किया था। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। जो है ना अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है, जिससे न्यू पीढ़ी का जन्म होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन निम्न 2 चरणों में पूरा होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन निम्न 2 चरणों में पूरा होता है। देखिए 2 चरणों में पूरा होता है, अर्धसूत्री 1 और अर्धसूत्री 2। अर्धसूत्री 1 में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। देखिए अर्धसूत्री समसूत्री में बराबर था, लेकिन अर्धसूत्री में जो है गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, शायद इसीलिए इसका नाम जो है अर्धसूत्री है। ठीक है, इसीलिए इसे न्यूकारी विभाजन रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में 4 अवस्थाएं होती है। अर्धसूत्री के जो प्रथम विभाजन है उसमें 4 अवस्थाएं होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इसमें से सिर्फ 1 नंबर वाला इम्पोर्टेंट है, प्रोफेज, जिसमें 5 अवस्थाएं होती है और 5 को आज पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। प्रोफेज एक सबसे लंबी अवस्थाएं होती है जो 5 अवस्थाओं में पूरी होती है। प्रोफेज एक जो है सबसे लंबी प्रवस्था होती है। प्रोफेज एक जो है सबसे लंबी अवस्था होती है जो 5 अवस्था में पूरी होती है। पहली है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकेनिसिस। ठीक है, तो इसको हम याद करेंगे लेजापडिकासिस। लेजापडिकासिस, लेजा किसका शीस, पढ़ी का शीस, लेजापडिकासिस, लेजापडिकासिस, पड़ी कासिस। ठीक है, याद रहेगा। ले से हो जाएगा लेप्टोटीन, जा से हो जाएगा जाइगोटीन, पड़ी से प से हो जाएगा पैकिटीन, डी से हो जाएगा डिप्लोटीन और सिस से हो जाएगा डाइकिनेसिस। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सबको हम समझ लेते हैं। लेप्टोटीन गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागों की तरह दिखाई पड़ते हैं। गुणसूत्र जो है उलझे हुए यानी कि उलझा हुआ पतले धागे की तरह दिखाई पड़ते हैं। इन्हें क्रोमोनीमेटा कहते हैं। ठीक है, क्रोमोनीमेटा कहते हैं। गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या जो है दुगुणित होती है, डाइप्लॉइड होती है, डिप्लॉइड। उसके बाद है जाइगोटीन समजात गुणसूत्र एक साथ होकर जोड़े बनाते हैं। समजात गुणसूत्र जो है एक साथ होकर के क्या बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। इसे सिनेप्सिस कहते हैं। ठीक है, जोड़ा बनाता है जिसे क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। सेंट्रोओल एक दूसरे से अलग होकर केंद्रक के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। प्रोटीन एवं आरएनए संश्लेषण के फलस्वरूप केंद्रिका बड़ी हो जाती है। ठीक है, आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण के फलस्वरूप केंद्रिका जो है ना, यानी कि प्रोटीन और जब आरएनए का संश्लेषण होता है तो केंद्रिका अगर इतना है तो बढ़ करके इतना बड़ा हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। ठीक है, पैकिटीन प्रत्येक जोड़े के गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। द्विज का प्रत्येक सदस्य अनुदैर्ध्य रूप से विभाजित होकर के यानी कि बढ़ करके 2 अनुजात गुणसूत्रों या क्रोमैटिडों में बढ़ जाता है। इस प्रकार 2 समजात गुणसूत्रों के एक द्विज से अब 4 क्रोमीडेट बन जाते हैं। ठीक है, पहले 2 भागों में बटा था इसमें, और उसमें से उस 2 भागों में से भी अब 2 भाग बट गया। ठीक है, तो यानी कि पहले देखिए यहाँ पर हुआ था 2 भाग और उसके बाद इसमें हो गया, इसका भी 2 भाग हो गया और इसका भी 2 भाग हो गया, यानी कि कुल भाग कितना हो गया, 4 भाग हो गया। ठीक है, 4 क्रोमीडेट बन जाते हैं, क्रोमैटिड बन जाते हैं। इनमें 2 मातृ एवं 2 पितृ क्रोमैटिड होते हैं। कभी मातृ, देखिए इसमें जो बना था ना ये मातृ हो गया और इसमें जो बना है
और इसमें जो एगो मेन था, ठीक है, एगो उसमें से निकला है, तो ठीक है। तो एक दो जो है मातृ और दो पितृ क्रोमेटिड होते हैं। कभी कभी मातृ और पितृ क्रोमेटिड एक या ज़्यादा स्थान पर एक दूसरे से क्रॉस करते हैं, ठीक है। एक दूसरे से क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। कभी कभी मातृ और पितृ क्रोमेटिड एक या ज़्यादा स्थान पर एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। ऐसे बिंदु पर मातृ एवं पितृ क्रोमेटिड टूट जाते हैं, ठीक है। क्रॉस करेंगे तो टूटेंगे नहीं, क्रॉस करते हैं जिसके कारण टूट जाते हैं। और एक क्रोमेटिड का टूटा हुआ भाग दूसरे क्रोमेटिड के टूटे स्थान से जुड़ जाते हैं, ठीक है। जहाँ से टूटता है वहीं से जुड़ जाता है, इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। एवं इस प्रकार जीन का नए ढंग से वितरण हो जाता है। इस प्रकार जीन का नए ढंग से वितरण हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, अर्थात जीन विनीय पैकिटीन अवस्था में होता है। इस क्रिया में, ठीक है, इस क्रिया में रिकोम्बिनेज एंजाइम भाग लेते हैं। इस क्रिया में जो है कौन भाग लेता है, रिकोम्बिनेज एंजाइम भाग लेता है इस प्रक्रिया में, ठीक है। जो तीसरा प्रक्रिया था, ठीक है, पैकिटीन में। क्रॉसओवर हमेशा नॉन स्टीमर क्रोमेटिड के बीच होता है। नॉन स्टीमर क्रोमेटिड के बीच होता है क्रॉसओवर, जो हमेशा होता है ना, नॉन स्टीर क्रोमेटिड के बीच होता है। ये इम्पोर्टेंट है, याद कीजिएगा इसको। उसके बाद है डिप्लोटीन। समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं। समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं, परंतु जोड़े के दो सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते, ठीक है। समजात गुणसूत्र जो है अलग होने लगते हैं, ठीक है, परंतु जोड़े के दो सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते। जोड़े के दो सदस्य है ना, वो पूरा अलग नहीं हो पाता है, क्योंकि वे कहीं कहीं एक दूसरे से एक्स के रूप में उलझे रहते हैं, एक्स के रूप में उलझे रहते हैं, यानी कि इस प्रकार से उलझे रहते कहीं ना कहीं, ठीक है, इसलिए अलग नहीं हो पाते हैं। ऐसे स्थानों को काइएजमाटा कहते हैं। काइएजमाटा की औसत संख्या को बारंबारता कहते हैं। काइएजमाटा की औसत संख्या को क्या कहते हैं, बारंबारता कहते हैं। काइएजमाटा की अतिकरण हो जाता है, अतिकरण हो जाता है। उसके बाद है डाइकिनेसिस। डाइकिनेसिस केंद्रक कला व केंद्रिका लुप्त हो जाती है। केंद्रक कला व केंद्रिका लुप्त हो जाती है। डाइनेकिस में क्या होता है, केंद्रक कला एवं केंद्रिका लुप्त हो जाती है। उसके बाद है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन टू जो है समसूत्री विभाजन के समान होता है, जिसमें क्या होता है, 5 प्रकार की प्रक्रिया होती है ना, 5 फेज से होकर गुजरता है। उसी प्रकार से अर्धसूत्री विभाजन 2 जो है 5 फेज से होकर गुजरता है। इस प्रकार जो अर्धसूत्री विभाजन है ना, वो सबसे लंबा है, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिका का निर्माण होता है। कितने का निर्माण होता है, जो हम लोग अभी भी समझे थे ऊपर में, देखिए कहाँ गया, यही समझे थे ना, 4 कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। उसका चलिए देख लेते हैं समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर क्या है। नंबर 1, यह विभाजन कायिकीय कोशिका में होता है। यह विभाजन जो है कायिकीय कोशिका में होता है। यह विभाजन जो है जनन कोशिका में होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिका में, समसूत्री विभाजन होता है कायिकीय कोशिका में। समसूत्री विभाजन, इस विभाजन में कम समय लगता है, समसूत्री विभाजन में कम समय लगता है, अर्धसूत्री विभाजन में अधिक समय लगता है। देखिए, क्योंकि अर्धसूत्री एक में ही, एक 2 में जितना टाइम लगता है ना, उतना टाइम समसूत्री विभाजन में लगता है। और अर्धसूत्री एक तो फालतू में चला गया, यानी कि इसमें ज़्यादा समय लगता है अर्धसूत्री में। उसके बाद इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है। इस विभाजन के द्वारा जो है एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है। इसमें 4 कोशिका बनता है। इस विभाजन से एक कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण होता है। संतति कोशिका में जनक जैसी गुणसूत्र होने के कारण आनुवांशिक विविधता नहीं होती, यानी कि आनुवांशिक जो जीन उसमें था आपके माता पिता में, वही जीन आप में, फिर आपके पीढ़ी में पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता जाएगा। इसमें कोई विविधता नहीं होता है, लेकिन इसमें विविधता होता है। संतति कोशिका में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवांशिक विविधता होती है। इसमें गुणसूत्रों, यानी कि किसमें, समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के आनुवांशिक पदार्थों में आदान प्रदान नहीं होता है, ठीक है। आनुवांशिक पदार्थों में आदान प्रदान नहीं होता है, इसलिए तो विविधता नहीं होती है। इस विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है, इसलिए विविधता पाई जाती है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें नहीं जाता है, ठीक है। जो लक्षण होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जाता। उसके बाद है इसकी प्रोफेज अवस्था छोटी होती है।
समसूत्री की जो प्रोफेज अवस्था है छोटी होती है और इसकी प्रोफेज अवस्था लंबी होती है, जो कि समय से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी और इसी के साथ जो है कोशिका विज्ञान चैप्टर है ख़त्म हुआ। आपका यहाँ तक देखने के लिए दिल से गहराई से आपका धन्यवाद।